स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 जिसका सब्जेक्ट कोड है BP401T जो कि बेस्ड है AKTUB फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 के सिलेबस पर। इसका 33 लेक्चर्स मैं लेकर आया हूँ। इसके पहले आप लोगों ने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 में स्टीरियो आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड 1 के बारे में स्टडी की, और यूनिट 4 में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पार्ट 2 में। तो आपका जो यूनिट 4 है इसमें अभी तक हम लोगों ने 31 लेक्चर्स में पायराजोल और इमिडाजोल की सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज के बारे में स्टडी की। लेक्चर 35 में हम लोगों ने पढ़ा सिंथेसिस रिएक्शंस एंड मेडिसिनल यूज ऑफ ऑक्साजोल एंड थायाजोल्स, और जो आज का लेक्चर 33 है इसमें हम लोग बात करेंगे सिंथेसिस रिएक्शन बेसिसिटी एंड मेडिसिनल यूज ऑफ प्रीडीन की। तो पहले जान लेते हैं प्रीडीन का स्ट्रक्चर्स क्या है। प्रीडीन इज अ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, अ 6 member ring with the formula C5H5N in which nitrogen atom is present at position 1। तो जो प्रीडीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो है C5H5N, और ये 6 member रिंग कंपाउंड है जिसकी रिंग में टोटल 5 कार्बन और हर कार्बन पे जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन और साथ में नंबर 1 पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है। तो दिस इज कॉल्ड अ प्रीडीन। आगे अगर बात करें, इट कंटेन्स 3 पाई बॉन्ड। इसमें 3 पाई बॉन्ड है, जो 2 पाई बॉन्ड हैं कार्बन कार्बन पर बनते हैं 2-3 पोजीशन पर और 4-5 पोजीशन पर, और जो तीसरा पाई बॉन्ड है वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बनता है पोजीशन 1 और 6 पर। और ये जो जितने भी सेंटर हैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये sp2 हाइब्रिडाइज हैं। और साथ में अगर हम लोग पीछे जैसे रूल पढ़ रहे थे उनकी बात करें तो ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 6 डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इट्स रिंग। अगर हकल रूल अप्लाई किया जाए तो n=1 निकल के आएगा, और साथ में इसका स्ट्रक्चर प्लेनर है। तो अल्टरनेट क्रम पे डबल बॉन्ड होना, sp2 हाइब्रिडाइज होना, और जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है हकल रूल का फॉलो करना, प्लेनर स्ट्रक्चर्स होना, तो ये सब प्रॉपर्टीज शो करती हैं कि प्रीडीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। इट इज़ अ हाईली फ्लेमेबल। अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो प्रीडीन इज अ हाईली फ्लेमेबल गैस है, आसानी से फायर पकड़ लेता है। वीकली एल्कलीन, और इसका जो नेचर है थोड़ा सा बेसिक होता है, एल्कलीन होता है। एल्कलीन वो कंपाउंड होते हैं जो ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो ये वीक एल्कलीन शो करता है। वाटर मिसिबल लिक्विड है, वाटर में ये घुलता नहीं है। विद अ डिस्टिंक्टिव अनप्लीजेंट फिश लाइक स्मेल, और इसकी जो सबसे मेन फिजिकल प्रॉपर्टी है कि अजीब सी इसकी एक स्मेल होती है, अनप्लीजेंट फिश लाइक स्मेल होती है जो कि अच्छी नहीं लगती है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वाटर से ये 15 डिग्री ज़्यादा है। इसका एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट 115.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ प्रीडीन। प्रीडीन अकर्स इन लाइट ऑयल फ्रैक्शन ऑफ कोल टार एंड बोन ऑयल। अगर नेचुरली देखा जाए कि प्रीडीन कहाँ से मिलती है तो आपका जो लाइट ऑयल फ्रैक्शंस होते हैं कोल तार का और जो बोन ऑयल होता है वहाँ पर प्रीडीन पाया जाता है। तो नेचुरली हम लोग कोल तार से और बोन ऑयल से इसको निकालते हैं, और यहाँ पर प्रीडीन को सिंथेसाइज करने के कई सारे मेथड दिए गए हैं जिसके थ्रू हम प्रीडीन के डेरिवेटिव्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो पहला एक जो कॉमन मेथड है इसको हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं एसिटाइलिन और हाइड्रोजन साइनाइड से। तो अगर एसिटाइलिन के 2 मॉलिक्यूल लिए जाएं, जैसा यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल एसिटाइलिन के दिखाए गए हैं, और इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से कराई जाए तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन यहाँ पे होती हुई दिखाई देती है। 2+2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है, और कुछ इस तरीके से जो
पाई बॉन्ड है एसिटिलीन और हाइड्रोजन साइनाइड के, वो आपस में साइक्लाइज हो जाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और 3 नए सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं, जिससे आपका प्रीडीन का आपका स्ट्रक्चर बन जाता है। प्रीडीन के भी हम लोग जैसे बेंजीन के 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते थे, केकुले स्ट्रक्चर, वैसे यहाँ पर भी 2 मेन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। 1 जिसमें आपका 1 और 6 पोजीशन पर यहाँ पे एंड के बीच डबल बॉन्ड है और दूसरा में हम 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इसके 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिंथेसाइज किए जा सकते हैं सिमिलर टू बेंजीन। तो आप चाहो तो इसका इलेक्ट्रॉन रोटेट करके आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रोटेट करने पर दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देगा। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम कंबाइंड फॉर्म में शो करने के लिए हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं और हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स में क्या करते हैं, पाई बॉन्ड ना बना करके हम लोग बीच में सर्किल या डॉट सर्किल बना देते हैं। तो ये प्रीडीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाता है। तो पहला मेथड हो गया जिसमें हम लोग प्रीडीन को एसिटाइलिन और हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन करा करके सिंथेसाइज कर सकते हैं। और आपका जो सेकंड मेथड है वो है आपका ग्लूटोनिक एल्डिहाइड और अमोनिया की आपस में रिएक्शन कराने पर आपका प्रीडीन बनता है। तो जब हम लोग ग्लूटोनिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं, तो ग्लूटोनिक एसिड है क्या पहले वो जान लेते हैं। ग्लूटोनिक एसिड में 1 2 3 4 5 यहाँ पर कार्बन है जिसमें अल्टरनेट क्रम पे डबल बॉन्ड है और इसकी 1 पोजीशन पर आपका एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसका जो 5 पोजीशन पर एक एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसका नेम ग्लूकोनिक एसिड है। जब हम लोग अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड NH3 के साथ में रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देता है और ये इमीन बना लेता है। इमीन अगले स्टेप में OH के साथ में साइक्लाइज होकर के वाटर बनाता है और प्रीडीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ग्लूटेनिक एल्डिहाइड और अमोनिया की रिएक्शन करा करके भी प्रीडीन सिंथेसाइज कर सकते हैं। और अगर मेथड देखें तो पेंटामिथाइलिन डाइएमीन के थ्रू भी प्रीडीन को सिंथेसाइज किया जा सकता है। तो इसके मेथड में स्टार्टिंग हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे 1,3 डाई ब्रोमोप्रोपेन की सोडियम साइनाइड से अगर रिएक्शन कराते हैं तो ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट्स हो जाता है और दोनों ब्रोमीन के स्थान पर CN आ जाता है। तो और जो ये कंपाउंड है इसका नाम कॉमन नेम है ग्लूटेरोनाइट्राइल। अब ग्लूटेरोनाइट्राइल का रिएक्शन पहले हम इथेनॉल से कराते हैं, सोडियम इथेनॉल से कराते हैं और फिर बाद में इसको न्यूट्रलाइज करते हैं HCl के थ्रू। तो CN का सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में रिडक्शन हो जाता है और ये NH2 में कन्वर्ट होता है और साथ में HCl डालने पर एक क्वार्टनी अमोनियम साल्ट बना लेता है। तो दोनों तरफ क्वार्टनी अमोनियम साल्ट बनेंगे NH3Cl NH3Cl और इस कंपाउंड का नेम होगा पेंटेन 1,5 डाई अमोनियम क्लोराइड। फिर अगर इस कंपाउंड की 300 डिग्री सेल्सियस पर हीटिंग कर दी जाए इस साल्ट की तो अमोनियम क्लोराइड और HCl बाहर निकल जाता है और ये दोनों साइक्लाइज हो करके पिप्रीडीन बना लेते हैं। तो और अब पिप्रीडीन में हमें 3 डबल बॉन्ड जनरेट करते हैं तो इसके लिए हमें कराना पड़ेगा डिहाइड्रोजिनेशन। तो पैलेडियम चारकोल इज अ बेस्ट मेथड फॉर दिस पर्पज। PDC से रिएक्शन कराने पर ये प्रीडीन में कन्वर्ट हो जाता है। यही रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में भी कराई जा सकती है। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन करा करके हम लोग पिप्रीडीन को पायरीडीन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट मेथड की बात करें तो कुछ एल्डिहाइड के थ्रू भी हम लोग प्रीडीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। जैसे ब्यूट 3 इनॉल इन एल लिया गया है यानी कि एल्डिहाइड है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर कराई जाती है अमोनिया से तो 3 मिथाइल प्रीडीन बनता हुआ दिखाई देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ब्यूट 3 इन एल की रिएक्शन अमोनिया से करा रहे हैं, हीट कर रहे हैं तो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और 3 मिथाइल प्रीडीन बनता है। अब इससे तो ये डेरिवेटिव है प्रीडीन का। अगर आप चाहते हो इसे हम प्रीडीन बनाएं तो ऑक्सीडेशन करने पर KMnO4 की प्रेजेंस में मिथाइल ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेयर ऑक्सीडेशन करने पर मिथाइल ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है एसिड में
और इस कंपाउंड का नेम है निकोटीनिक एसिड, और इसको कॉमन नेम नियासिन भी कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसका स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनके डायग्राम आप लोगों को बनाने आने चाहिए। जैसे आपका यहाँ पे पिप्रिडीन की बात की और आपका निकोटीनिक एसिड की बात की, तो इन स्ट्रक्चर के डायग्राम आप लोगों को रिमेंबर करके रखने हैं। अब इसको अगर फर्दर हीट कर दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और प्रीडीन बन जाता है। ओके, तो हम लोग किसी भी अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की अमोनिया से रिएक्शन करा करके प्रीडीन के डेरिवेटिव या फिर प्रीडीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रीडीन के डेरिवेटिव्स सिंथेसाइज करने के कौन से मेथड हैं। एक्चुअली जो डेरिवेटिव्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात की जाए तो, क्योंकि सीधे प्रीडीन मेडिसिनल यूज में नहीं यूज होती है, इसके डेरिवेटिव्स जो है कई सारी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी हैं वो शो करते हैं। तो जो एक ओल्ड मेथड है इसमें हेंच प्रीडीन सिंथेसिस का है। तो हेंच ने क्या किया था, प्रीडीन को सिंथेसाइज करने के लिए बीटा कीटो एस्टर लिया। बीटा कीटो एस्टर की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एस्टर है और ये आपकी अल्फा पोजीशन है, ये आपकी बीटा पोजीशन है। तो बीटा पोजीशन पर CO ग्रुप लगा हुआ है इसलिए बीटा कीटो एस्टर इसको कहा जाता है। तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन कराई जाती है अमोनिया से यहाँ पे, तो और साथ में फॉर्मेल्डिहाइड से। तो 3 कंपोनेंट रिएक्शन है। ऐसी रिएक्शन को मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन कहा जाता है। तो बीटा कीटो एस्टर की रिएक्शन अमोनिया से फॉर्मेल्डिहाइड से कराने पर क्या होता है, आपका 2,4,6 ट्राई मिथाइल प्रीडीन बनता है। और ये रिएक्शन होती है नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में और बाद में इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है NaOH के थ्रू। तो हेंच ने बीटा कीटो एस्टर अमोनिया फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड और न्यूट्रलाइज कर पर ये 2,4,6 ट्राई मिथाइल प्रीडीन बनाता है। फिर हम लोग रीमर टीमन रिएक्शन के थ्रू भी प्रीडीन बनता है। तो ये रिएक्शन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। पाइरॉल के अगर रीमर टीमन रिएक्शन करा दी जाए तो रीमर टीमन रिएक्शन क्या होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है, कई बार पूछी जाती है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये फॉर्मुलेशन की रिएक्शन है। जनरली हम लोग क्या करते हैं इसमें किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन KOH से और KOH की प्रेजेंस में बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं। तो क्लोरोफॉर्म क्या करता है, इसका अल्फा या बीटा पोजीशन पर फॉर्मुलेशन कर देता है। यहाँ पे जो सुटेबल पोजीशन है 2 पोजीशन है, तो 2 पोजीशन पे फॉर्मुलेशन होता है 1H पाइरोल 2 कार्बेल्डिहाइड। यार साथ में इस रिएक्शन में एक और प्रोडक्ट बनता है, वो है आपका 3 क्लोरोप्रीडीन। तो ये रिंग एक्सटेंशन प्रोडक्ट है, इसको हम पाइरोल में वहाँ पे बताया हुआ है, दिस इज अ रिंग एक्सटेंशन प्रोडक्ट्स ऑफ पाइरोल। और जनरली होता क्यों है, क्यों बनता है 3 क्लोरोप्रीडीन, तो CH-Cl3 के जब इसकी मैकेनिज्म लिखेंगे तो इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है CCl2 और ये अगर कार्बीन टाइप का है डाइक्लोरोकार्बीन बनती है। और अगर डाइक्लोरोकार्बीन आपका एडिशन रिएक्शन शो करती है तो उस कंडीशंस में यहाँ पे रिंग एक्सटेंशन होता हुआ दिखाई देता है। तो दिस इज अ रिंग एक्सटेंशन रिएक्शन। तो 2 प्रोडक्ट हमें मिलते हैं 1H पाइरोल 2 कार्बेल्डिहाइड और एक साइड प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन्ड होता है 3 क्लोरोप्रीडीन। तो एक रिंग एक्सटेंशन रिएक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल है रीमर टीमन रिएक्शन ऑफ पाइरोल। कुछ और मेथड की बात करें तो ग्वार्सी सिंथेसिस है। इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ हेंच सिंथेसिस। इन्होंने जो हेंच सिंथेसिस थी उसको मॉडिफाई किया। यहाँ पे हम 2 रिएक्शन ले रहे हैं इसकी। तो पहला जो है इन्होंने जो कीटो ग्रुप था, कीटो ग्रुप के साइड में आपका एक और एस्टर जोड़ा हुआ है, आपका एस्टर जुड़ा हुआ है और उसकी जो अल्फा पोजीशन पे कीटो ग्रुप है, बीटा पर नहीं है। तो देयर अल्फा पोजीशन पर आपका कीटो ग्रुप है और जो बीटा गामा है यहाँ पे वो अनसैचुरेशन वाला कंपाउंड लिया गया है। बीटा और गामा, जो बीटा और गामा पोजीशन है वो अनसैचुरेटेड है और उसके साथ में एक ईथर ग्रुप जुड़ा हुआ है, OET जुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो इथाइल 2,4 डाईऑक्सो
पेंटेनोएट से रिएक्शन कराई है इन्होंने अम्यूनो ब्यूटुइन नाइट्राइल से NH2, फिर आपका डबल बॉन्ड CN से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ K2CO3 और सॉल्वेंट लेते हैं एसीटोन। तो ये साइक्लाइज होकर के प्रीडीन का डेरिवेटिव बनाता है, जिसकी 1 पोजीशन पे एस्टर ग्रुप और 4 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप, 5 पोजीशन पर साइनाइड ग्रुप और 6 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। तो दैट इज़ अ मॉडिफिकेशन जहाँ पे अमोनिया को ना लेकर के अमोनिया का कोई डेरिवेटिव्स रिएक्शन में लिया जाता है, और ऐसा डेरिवेटिव लेते हैं जहाँ पर ये एक्टिव सेंटर हो तो आसानी से रिएक्शन कर सके। ऐसे ही एक दूसरी रिएक्शन भी ग्वार्सी ने कराई थी, उसमें इन्होंने इथाइल एस्टेट की बात की, इथाइल 2,4 डाइऑक्सो पेंटेनोएट की रिएक्शन कराई 2 सियानोस्टामाइड से। रिएजेंट सेम था, बेस लिया पोटेशियम कार्बोनेट, एसीटोन से सॉल्वेंट है और हीट करने पर यहाँ पर भी 2 प्रीडोन डेरिवेटिव बनता है। अगर किसी प्रीडीन रिंग में किसी पोजीशन पे CO ग्रुप लगा हो तो उसको प्रीडोन कहा जाता है, तो यहाँ पे 2 प्रीडोन डेरिवेटिव्स बनता है। तो ये 2 तरीके की रिएक्शन ग्वार्सी ने डिस्कवर की, इसमें प्रीडीन और प्रीडोन के डेरिवेटिव सिंथेसाइज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम 1,5 डाइकीटोन्स एंड अमोनिया। तो जो प्रीडीन है 1,5 डाइकीटोन और अमोनिया के थ्रू भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए 1,5 डाइकीटोन डेरिवेटिव लिया गया। इसका प्रॉफिट ये है कि कई सारे सब्स्टिट्यूट चारों पोजीशन पे जो कार्बन की हैं वहाँ पे हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट ला सकते हैं, R1, R2, R3 और R4 ऐड किया जा सकता है। और 1,5 डाइकीटोन की रिएक्शन अमोनिया से कराई जाती है। जैसे अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो डाईहाइड्रोपीडीन्स बनता है, तो NH ग्रुप रहेगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा 2, और फिर हमें इसको ऑक्सीडेशन करके एक डबल बॉन्ड बढ़ाना है, तो नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं, जिससे प्रीडीन के डेरिवेटिव बन जाते हैं, जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हो सकते हैं, R1, R2, R3, R4। यहाँ पे कुछ भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। तो दिस इज द मेथड विच इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रीडीन डेरिवेटिव। नाउ नेक्स्ट मेथड है कॉनड्रॉट प्रीडीन सिंथेसिस। कॉनड्रॉट ने ऑक्साजोल से प्रीडीन को सिंथेसाइज किया। इन्होंने जो रिएक्शन प्रपोज की उसके हिसाब से अगर ऑक्साजोल की रिएक्शन एल्कीन से करा दी जाए तो ये प्रीडीन का डेरिवेटिव बना लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म दी गई है, एक तरीके से 2+4 साइक्लोएडिशन रिएक्शन है, जैसे डाइल्स एल्डर रिएक्शन का एक ये एग्जाम्पल है। डाइल्स एल्डर रिएक्शन बिल्कुल ऐसे ही होती हैं। तो आपका यहाँ पे डाइल्स एल्डर रिएक्शन होती है, जिससे क्या होता है आपका ये रिंग बनती है और ये रिंग डाइल्स एल्डर प्रोडक्ट बनता है, जिसको एडक्ट कहा जाता है। फिर ये जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन क्या करता है, बाहर निकल जाता है, डीप्रोटोनेशन होता है, और साथ में आपका ये जो CO बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है। तो H+ बाहर निकलने की वजह से आपका 5 मेंबर रिंग बनती है और साथ में O के ऊपर माइनस चार्ज जनरेट होता हुआ दिखाई देता है, और ये H+ द्वारा वो माइनस से जुड़ करके एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में फिर R1 पोजीशन पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, जो OH है, ये दोनों बाहर निकल जाते हैं। -H2O निकलने से आपका प्रीडीन का डेरिवेटिव बनता है। तो इसमें 1, 2, 3 पोजीशन पर R1, R2 डेरिवेटिव जोड़े जा सकते हैं। तो ऑक्साजोल की डाइल्स एल्डर रिएक्शन करा करके भी हम लोग प्रीडीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। प्रीडीन डेरिवेटिव पर मैंने और जो हमारे कलीग्स थे उन लोगों ने भी इस पर काम किया है। तो यहाँ पर मैं अपना जो मेथड है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, जिस रिएक्शन का नाम है HK मौर्य डाइएराइल प्रीडीन सिंथेसिस। इसमें हमने क्या किया था, 2H पायरोन 2-ओन से प्रीडीन्स डेरिवेटिव हम लोगों ने बनाए। 2H पायरेन 2-ओन, ये 2H पायरेन 2-ओन है, जिसमें आप देख सकते हो कि एक एराइल ग्रुप और यहाँ पे एक एमीन चेन जुड़ी होती है और CN ग्रुप जुड़ा होता है। तो अगर हम लोग इसकी रिएक्शन जो है बेंजामाइड से करा देते हैं, तो बेंजामाइड से रिएक्शन कराने पर ये जो आपका CO2 ग्रुप है ये यहाँ से निकल जाता है, और साथ में जो बेंजामाइड है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है, और ये रिएक्शन कराई जाती है बेस NaOH और सॉल्वेंट लिया जाता है इसके लिए DMSO।
तो इस प्रकार यहाँ पे डाई एराइल प्रीडीन बनते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ आपका AR होता है, कोई भी रिंग हो सकती है एरिल की, और यहाँ पर आपका प्रीडीन्स आ जाएंगे। यहाँ पर भी आप कोई भी बेंजामाइड का डेरिवेटिव ले सकते हो और यहाँ पर आपका X चेंज कर सकते हो, या फिर कोई भी दूसरी भी डाई एमीन डेरिवेटिव चेंज किया जा सकता है। तो ये पब्लिश किया गया RSC एडवांस में 2013 में वॉल्यूम 3 में, और पेज नंबर 12 लाइन 55 पे ये पेपर पब्लिश किया गया। तो ये हमारा मेथड है HK मौर्य डाइराइल प्रीडीन सिंथेसिस, जिसमें 2H पायरोन 2 की रिएक्शन बेंजामाइड से NaOH और DMSO की प्रेजेंस में कराने पर डाइराइल प्रीडीन्स डेरिवेटिव्स सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रिएक्शन ऑफ प्रीडीन की। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ नाइट्रोजन की हम लोग बात करेंगे। तो प्रीडीन हैज़ बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टर्चरी नाइट्रोजन एटम एंड रिएक्ट्स विद एन एसिड एंड मिथाइल आयोडाइड। प्रीडीन जो है, जैसे पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं, जहाँ भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो सभी कंपाउंड बेसिक नेचर शो करते हैं। तो प्रीडीन भी बेसिक नेचर शो करता है और ये एसिड और मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करके साल्ट बनाता है। जैसे प्रीडीन है, बेस की तरह बिहेव करता है, जिसकी वजह से HCl से रिएक्शन करता है और प्रीडीनियम क्लोराइड क्वार्टनी साल्ट बना लेता है। तो इस तरीके से ये टर्चरी नाइट्रोजन एटम है और सिमिलरली मिथाइल आयोडाइड के साथ में ये रिएक्शन करता है और 1 मिथाइल प्रीडीनियम आयोडाइड साल्ट बनाता है। इससे प्रूफ होता है कि प्रीडीन इज़ अ बेसिक इन नेचर। तो ये थी एडिशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन। आगे अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें प्रीडीन में, तो C3 पोजीशन इज फेवरेबल बिकॉज इट कैन नॉट जनरेट पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन इंटरमीडिएट। तो सबसे फेवरेबल कंडीशन जो प्रीडीन में है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, वो C3 है। इसको हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के समझ सकते हैं। 3 तरीके के इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो सकते हैं प्रीडीन में। एक तो आपका C2 अटैक दिखा सकते हो, C2 पोजीशन पे अटैक, फिर C3 पोजीशन पे आप लोग अटैक दिखा सकते हो और तीसरा C4 अटैक दिखा सकते हो। तो 3 टाइप के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट यहाँ पे पॉसिबल हैं, आर्थो, मेटा और पैरा। अब क्वेश्चन ये है कौन सा प्रोडक्ट फेवरेबल है। जैसे मैंने ऊपर लिखा C3 फेवरेबल है, उसका रीज़न क्या है जान लेते हैं। जब हम C2 पे अटैक कराएंगे तो यहाँ पे आपका ये अनस्टेबल पार्टिकल बनता है, जिस पे नाइट्रोजन पे 2 ही बॉन्ड होते हैं, उसके प्लस चार्ज होता है, तो ये आपका अनस्टेबिलिटी शो करता है। सिमिलरली आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है ये भी अनस्टेबल होता है। मगर जब हम लोग C3 अटैक कराते हैं तो इस तरीके का N+ वाला कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा है। तीनों स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, जिसकी वजह से जो C3 अटैक है उनमें मोस्ट फेवरेबल्स होता है एट कंपेरिजन टू C2 और C4 अटैक। तो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर जनरेट होने की वजह से C2 और C4 अटैक अनफेवरेबल है, और चूँकि C3 अटैक कराने पर जो भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर नहीं डेवलप होता है, जिसकी वजह से ये मोस्ट फेवरेबल होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो मैक्सिमम जो इसके प्रोडक्ट बनेंगे C3 पोजीशन पर बनेंगे। तो कुछ कॉमन रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं प्रीडीन की। नाइट्रेशन की बात करें तो आसानी से ही रिएक्शन हो जाती है। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएं तो ये 3 नाइट्रोप्रीडीन बनाएगा, 3 नाइट्रोप्रीडीन। सिमिलरली अगर हम लोग सल्फोनेशन करें तो सल्फोनेशन में देखेंगे प्रीडीन 3 सल्फोनिक एसिड बनेगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड और HgSO4 की प्रेजेंस में मोस्ट फेवरेबल रिएक्शन होती है, तो कैटलिस्ट HgSO4 यहाँ पे यूज किया जाता है। अब अगर हम लोग हैलोजिनेशन की बात करें तो हमने 2 हैलोजिनेशन की रिएक्शन की हैं। तो एल्युमिनियम क्लोराइड लुईस एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में Cl2 से इसका हैलोजिनेशन सेम उसी पैटर्न पे होता है जैसा कि बेंजीन में, और 3 पोजीशन पे क्लोरीन ऐड होती है, 3 क्लोरोप्रीडीन बनता है। सिमिलरली ब्रोमीन की रिएक्शन ओलियम की प्रेजेंस में कराने पर 3 पोजीशन पे ही केवल ब्रोमीन ऐड होता है, तो 3 ब्रोमोप्रीडीन बनता है। तो ओलियम यहाँ पे रिएक्शन को स्लो करता है क्योंकि ब्रोमीन बहुत ही एक्टिव रिएजेंट है
और एक से ज़्यादा पोजीशन पर भी रिएक्शन ये कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं रिएक्शन ऑफ प्रीडीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो प्रीडीन अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट पोजीशन 2 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबल नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो जनरली सेकंड पोजीशन पे होती है। इसको हम लोग समझेंगे बाय रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। यहाँ पे दो तरीके के हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक अटैक दिखाए हैं। एक C2 पोजीशन पे अटैक दिखाया गया है और तीसरा दिखाया गया C3 पोजीशन पे। अगर हम लोग C2 पोजीशन पे अटैक दिखाते हैं न्यूक्लियोफिलिक का, तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से रिजोनेंस होगा। इससे क्या होगा, N पे माइनस चार्ज आएगा। तो ये जब N पर माइनस चार्ज आता है तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। माइनस चार्ज प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, और प्लस चार्ज जब आता है नाइट्रोजन पर तो वो क्या करता है, अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल है और इसकी वजह से आगे आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने पर 2 और 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद में H आपका निकल जाता है। सेम मैकेनिज्म आपका फॉलो होगी। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल H निकल जाएगा, हाइड्राइड आयन यहाँ पे निकलेगा। और अगर C3 पे अटैक कराते हैं तो पहला जो माइनस चार्ज है वो डेवलप होगा 4th पोजीशन पे, फिर उसके बाद में 2nd पोजीशन पर, और फिर उसके बाद में 6th पोजीशन पर। तो अब यहाँ पर जब देखते हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबल जो है जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं होता है। नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा स्टेबलाइज नहीं करता है। तो जब भी कंपेयर किया जाएगा न्यूक्लियोफाइल का तो आसानी से रिएक्शन जो न्यूक्लियोफिलिक वाली होगी वो 2nd पोजीशन पे होगी। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक प्रीडीन में 2nd पोजीशन पे होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल देख लें तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो रहती है चिची-बेबिन रिएक्शंस है। तो इस रिएक्शन में क्या किया गया है, इन दिस रिएक्शन प्रीडीन रिएक्ट्स विद सोडामाइड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रोड्यूस प्रीडीन 2-amine। तो रिएक्शन है इस तरीके के, प्रीडीन की रिएक्शन सोडामाइड से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं अमोनिया, उसको हीट करते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और NH2 जा करके 2 पोजीशन पे जुड़ता है और प्रीडीन 2-amine बनाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो आप लोगों के माइंड में रिमेंबर रहनी चाहिए। इसकी अगर मैकेनिज्म हम लोग देखें तो C2 अटैक वाले मैकेनिज्म देखेंगे यहाँ पे। तो NH2 माइनस NaNH2 क्या करता है, एमाइड आयन बनाता है। माइनस चार्ज है इसलिए न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करता है C2 पोजीशन पर और एक्स्ट्रा स्टेबल नाइट्रोजन नेगेटिव आयन बनाता है। फिर आपका नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है 3 पोजीशन पे चार्ज के साथ में, और 3rd बनता है 5th पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज के साथ में। फिर उसके बाद में H जो है बाहर निकल जाता है हाइड्राइड आयन के फॉर्म में, और यहाँ पे आपका फाइनल प्रोडक्ट प्रीडीन 2-amine बन जाता है। तो ये है चिची-बेबिन रिएक्शन और चिची-बेबिन रिएक्शन एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और रिएक्शन की बात की जाए तो प्रीडीन जो है न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट का काम करती है। प्रीडीन इज यूज एज कैटलिस्ट ड्यूरिंग एसाइलेशन ऑफ फिनॉल्स, एल्कोहल एंड एमीन्स यूजिंग एसाइल क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड। हम लोगों ने कुछ एस्प्रीन की सिंथेसिस पढ़ी थी और इसका जो पेटिकल है वो का जो प्रोसीजर है वो हमने जब 305 लेक्चर्स पढ़ रहे थे और वहाँ पे हम लोगों ने स्टडी किया था। उसमें हम लोग प्रीडीन एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे थे। तो अगर कोई भी हम एल्कोहल या फिनॉल लेते हैं और इसकी स्टील क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका एस्टर फॉर्म करता है और यहाँ पे प्रीडीन एज अ न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट का काम करती है। अगर हम लोग मैकेनिज्म की बात करें तो आप देख सकते हो कि जो इसका लोन पे इलेक्ट्रॉन है वो जा करके क्वार्टिंग अमोनियम साल्ट बना लेता है एसाइल क्लोराइड से आपका, और ये क्या करता है रिएक्शन को इन्हेंस करता है। अगले स्टेप में
जब क्लोराइड आयन बाहर निकल जाता है और क्वार्टनी अमोनियम साल्ट के साथ में एक कीटोनिक ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ रह जाता है। ये एक्टिव कंपाउंड है और ये एसिटिल क्लोराइड के कंपेरिजन में कहीं फास्ट रिएक्शन करता है। इससे क्या होता है, चूँकि यहाँ पे प्लस चार्ज है तो इस सेंटर पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक आसानी से होता है और फास्ट होने लगता है। तो OH बहुत आसानी से यहाँ पे अटैक कर पाता है और अटैक करने के बाद अगले स्टेप में ये क्या करता है, जो प्रीडीन है उसको बाहर निकाल देता है। तो एक बार आप देखते हो प्रीडीन जुड़ती है, Cl को बाहर निकालती है और CH3CO ग्रुप फिर एल्कोहल के साथ में जुड़ जाता है और ये फिर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट की तरह भी प्रीडीन यूज होता है। जनरली जो रिएक्शन है फिनॉल के साथ, फिनॉल, एल्कोहल और एमीन का एसाइलेशन करते हैं एसाइल क्लोराइड या एनहाइड्राइड के साथ में, तो वहाँ पे हम लोग प्रीडीन को कैटलिस्ट की तरह ऐड करते हैं रिएक्शन में। कुछ और रिएक्शन की बात की जाए, जैसे पीछे पढ़ते आए तो रिडक्शन, कुछ इम्पॉर्टेंट रिडक्शन रिएक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से इसका रिडक्शन कराया जाएगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन अगली यूनिट में हमें पढ़नी है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दे सकते हो। तो LiAlH4 से रिएक्शन कराने पर केवल एक जो बॉन्ड होता है, CN बॉन्ड होता है, उसका रिडक्शन हो जाता है और ये बना लेता है 1,2 डाईहाइड्रोप्रीडीन, जिसके 1 और 2 पोजीशन पर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और डबल बॉन्ड फिनिश हो जाता है। ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है डेट इज़ कॉल्ड बर्च रिडक्शन। इसको भी आपको नेक्स्ट यूनिट में पढ़ना है, इसलिए यहाँ पर इसको ध्यान दें। तो अगर हम लोग किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन सोडियम से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया लिक्विड, तो इस रिएक्शन को बर्च रिडक्शन कहते हैं। और यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड फिनिश हो जाता है और ये बनता है 1,4 डाईहाइड्रोप्रीडीन। जो मेन खासियत है 1 और 4 पोजीशन पे H जुड़ता है जाकर के 1,4 डाईहाइड्रोप्रीडीन बनाता है। तो अगर 1,4 डाईहाइड्रोबेंजीन या 1,4 डाईहाइड्रोप्रीडीन या कोई और डेरिवेटिव 1,4 पोजीशन पे बनाना है तो हम लोग जनरली बर्च रिडक्शन का यूज़ करते हैं, जिसका रिएजेंट है सोडियम और अमोनिया लिक्विड। सिमिलरली आप रिएक्शन पढ़ के आए हो रिडक्शन का, अगर हम हाई पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करें जैसे हाइड्रोजन इन निकिल या फिर हाइड्रोजन इन PD, तब ये रिएक्शन और फास्ट हो जाती है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाती है और तीनों डबल बॉन्ड क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ये बना लेता है पिप्रीडीन। सेम रिएक्शन सोडियम और मेथनॉल डाल करके भी कराई जा सकती है, वहाँ पर भी पिप्रीडीन बनता है। साथ में अगर 300 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड करें तो ये रिंग ब्रेक होती है। यहाँ पे रिंग ब्रेक हो करके जो नाइट्रोजन होता है वो आपका NH3+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड इज ए रिंग क्लीवेज रिएक्शन है, जो बेंजीन का रिडक्शन भी करती है, साथ में रिंग क्लीवेज रिएक्शन भी करती है। तो ये थी रिडक्शन रिएक्शन ऑफ प्रीडीन। नाउ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है प्रीडीन में, वो है बेसिसिटी ऑफ प्रीडीन। प्रीडीन इज ए वीक बेस बिकॉज लोन पेयर इज sp2 हाइब्रिडाइज। क्योंकि इसका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए वीक बेस का काम करता है, स्ट्रॉन्ग बेस का काम नहीं करता है। बिकॉज लोन पेयर रिंग में पार्टिसिपेट रहता है और कंजुगेशन, डीलोकलाइजेशन करता रहता है और वीक बेस है। इसका प्रूफ हम पीछे दे के आए थे, वही रिएक्शन वापस हम लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो प्रीडीन HCl से रिएक्शन करता है और आपका बनाता है प्रीडीनियम क्लोराइड और साथ में मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करके ये 1 मिथाइल पीडीएम आयोडाइड बनाता है। तो ये रिएक्शन प्रूव करती है कि प्रीडीन इज अ वीक बेस। Pyridine is less basic than primary amine because lone pair of pyridine is sp2 hybridized and more tightly bind with conjugation। ये important point है, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो इसका पता होना चाहिए। जैसा ऊपर हमने कहा कि जो लोन पेयर होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, रिंग के साथ में कंजुगेशन में रहता है, इसलिए फ्री नहीं होता है एसिड से रिएक्शन करने के लिए, तो आसानी से रिएक्शन नहीं करता है। तो जो एमीन होते हैं वो फ्री होते हैं और आसानी से रिएक्शन करते हैं। तो एमीन ज़्यादा बेसिक होंगे और प्रीडीन लेस बेसिक होगा। तो हम लोग प्रीडीन को वीक, किसी रिएक्शन में अगर वीक बेस की ज़रूरत है तब भी हम लोग प्रीडीन का यूज कर सकते हैं।
While in amines, nitrogen atom is sp3 hybridized and do not participate at conjugation. Therefore, the basicity order of various compound is as follow. Imidazole is more basic than pyridine due to the greater resonance stabilization of the positive charge of its conjugate acid. अगर हम लोग इमिडाजोल और प्रीडीन को कंपेयर करें तो इमिडाजोल ज़्यादा बेसिक होता है प्रीडीन के कंपेरिजन में, और इसका रीजन है रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ इट्स कंजुगेटेड स्टेट। इमिडाजोल का जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है पॉजिटिव चार्ज के साथ में वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं जिनको हम लोग देखेंगे बेसिसिटी ऑर्डर। तो जो आप देख सकते हो जो पायरॉल होता है, पायरॉल के सबसे कम होते हैं, उसके दो रीजन होते हैं। एक तो इसका लोन पे इलेक्ट्रॉन रिंग में डीलोकलाइज करता रहता है, दूसरा जो नाइट्रोजन है साथ में हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो लोन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है किसी एसिड के साथ में आसानी से रिएक्शन करने के लिए, तो इसकी जो बेसिसिटी है सबसे कम होती है और ये बहुत स्लो रिएक्शन करता है किसी एसिड से। प्रीडीन थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है, इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है आपका यहाँ पे रहता है, मगर ये कंजुगेशन में जा सकता है, चाहे तो ये कंजुगेशन में यहाँ पे जा सकता है, जिसकी वजह से पायरॉल से तो ज़्यादा होती है मगर जो है बाकी कंपाउंड से कम होती है। इमिडाजोल उससे प्रीडीन से ज़्यादा बेसिक है, जिसका रीजन ऊपर लिखा हुआ है कि रिजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से ये H+ आपका दोनों पॉइंट पे जुड़ सकता है, यहाँ पर भी जुड़ सकता है और यहाँ पर भी जुड़ सकता है, और साथ में डीलोकलाइज करते हुए स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। तो इमिडाजोल इज़ अ मोर बेसिक देन प्रीडीन। इसके बारे में डिटेल में हम लोग ने इमिडाजोल में पीछे पढ़ा हुआ है, वहाँ पे जा कर के आप रिवाइज कर सकते हो। साथ में अगर पिप्रीडीन की बात करें तो पिप्रीडीन में आप देख सकते हो जो लोन पेयर का कंजुगेशन है ही नहीं। यहाँ पे ये जितने भी लोन पेयर हैं यहाँ पे ये जनरली कंजुगेशन में रिंग में जाते हैं, अगर यहाँ पे कोई कंजुगेशन है ही नहीं तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन किसी भी एसिड से H+ आयन से रिएक्शन करने के लिए फ्री होता है और बहुत आसानी से उसके साथ में रिएक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से ये जो है सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि ये जो है sp3 हाइब्रिडाइज है एमीन, और ये टाइटली बाउंड नहीं है, इसके इलेक्ट्रॉन जो है कंजुगेशन में बाउंड नहीं है। तो जो sp3 हाइब्रिडाइज नेचर के कंपाउंड होंगे उसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद में जो रिजोनेंस स्टेबलाइज होंगे उसकी एक्टिविटी होगी, और उसके बाद में आपका प्रीडीन और फिर पायराजोल का एग्जाम्पल आएगा। अब हम लोग बात करते हैं मेडिसिनल यूज ऑफ प्रीडीन की। बहुत सारे मेडिसिनल यूज़ हो सकते हैं प्रीडीन की, उसमें से जो कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हैं उनको मैंने यहाँ पे समराइज़ किया हुआ है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो है प्रीडीन का जो है वो है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, जिसको हम लोग आइसोनिजाइड के नाम से जानते हैं। INH भी शॉर्ट फॉर्म में ये कहलाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग्स है जो आपकी टीबी होती है, टीबी में अब भी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग्स यही है, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स डिस्कवर की गई हैं। तो प्रीडीन के 4th पोजीशन पे CONH ग्रुप जुड़ा होता है, ये कंपाउंड आइसोनिजाइड कहलाता है और ये एंटी ट्यूबरकुलर की सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग्स है। ऐसे ही दूसरा एक एग्जांपल लिया है सल्फाप्रीडीन, इसके नाम में ही प्रीडीन है, इससे आइडिया लग जाता है कि प्रीडीन का डेरिवेटिव है, और SO2 ग्रुप का डेरिवेटिव है, जिसके सल्फर पर एक पैरा पोजीशन पर अमीनो बेंजीन जुड़ा हुआ है और प्रीडीन NH के साथ में सल्फर से जुड़ी हुई है। तो ये सल्फाप्रीडीन का डायग्राम है और ये एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स की तरह यूज होता है। सिमिलरली सेम कंपाउंड इसी का डेरिवेटिव है सल्फासलाजीन, जो भी ये भी एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, जिसमें आपका NH2 ग्रुप, NH ग्रुप, SO ग्रुप सब कुछ सेम है, बस सल्फाप्रीडीन्स में ये चेन इंक्रीज कर दी गई, N और जो एक बेंजीन रिंग और इंक्रीज कर दी गई, जिसको सल्फासलाजीन कहलाता है। ऐसे ही प्रीडोस्टिग्मीन ड्रग्स हैं जो कि मायास्थीनिया ग्रेवियस में यूज की जाती है ट्रीटमेंट में,
और ये क्वार्टनी साल्ट है प्रीडीन का, क्वार्टनी मिथाइल साल्ट है, और साथ में इसमें एक NCOO ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ON पे डाई मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जो पीछे हम लोग पढ़ के आए थे, निकोटिनिक एसिड, जिसको कॉमन नेम नायासिन भी है, ये विटामिन B3 कहलाता है, तो एक इसेंशियल एलिमेंट है। सिमिलरली विटामिन B6 की बात की जाए तो ये दोनों जो B कॉम्प्लेक्स होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। पिडॉक्सेल 5-फास्फेट, ये विटामिन B6 कहलाता है, इसमें भी प्रीडीन प्रेजेंट होती है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल कंपाउंड हो गए, आइसोजिनाइड, सल्फापिडीन, सल्फासालाजीन, पिडोस्टिग्मीन, निकोटिनिक एसिड एंड पिडॉक्सेल 5-फास्फेट, जो विटामिन B6 भी कहलाता है। तो इनको याद रखना इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। कुछ और कंपाउंड की बात करें, दीज आर अ मेडिकेशन विच रिड्यूस स्टमक एसिड, इट इज़ यूज टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्रोफेगल्स रिफ्लक्स इन स्टमक। तो कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रीडीन्स के डेरिवेटिव्स हैं जो स्टमक एसिड को कंट्रोल करने में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे चारों एग्जाम्पल एक जैसे हैं जो स्टमक कंट्रोल में काम आते हैं। इनके नेम आप लोगों ने पहले से भी सुने होंगे, जैसे पेंटोप्राजोल का नाम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। जब भी हम लोग ज़्यादा मेडिसिन खिलाते हैं किसी को तो साथ में पेंटोप्राजोल लिखते हैं कि सुबह खाली पेट इसको आपको खाना होता है, जिसकी वजह से जो आपका स्टमक है वो जो डिस्टर्ब ना हो और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टमक को सही रखने के लिए पेंटोप्राजोल ड्रग्स दी जाती है। तो ये स्टमक में एसिड को रिड्यूस करता है, जिससे कि जो है कोई भी लॉस ना हो स्टमक को। तो आप देख सकते हो पेंटोप्राजोल में आपका यहाँ पर प्रेजेंट है प्रीडीन डेरिवेटिव, और साथ में इसमें इमिडाजोल डेरिवेटिव भी प्रेजेंट रहता है। ऐसे ही रेबिप्राजोल है जिसमें भी प्रीडीन डेरिवेटिव्स है, और साथ में ओमेप्राजोल में भी प्रीडीन है, और लेंसोप्राजोल्स में भी आपका यहाँ पे प्रीडीन जुड़ा हुआ है। इन चारों स्ट्रक्चर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बेसिक न्यूक्लियस सेम है, बस डिफरेंस कहाँ पे, आप ये डिफरेंस देख सकते हो। एक ये डिफरेंस है आपका, ये मिथाइल ग्रुप और OMe ग्रुप जो जुड़े हुए हैं इनमें आपकी चेंजिंग आ रही है। तो यहाँ ये डेरिवेटिव्स हैं सब पेंटोप्राजोल्स के, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया है, और सभी मगर मार्केट में ड्रग्स के फॉर्म में अवेलेबल्स है। तो ये थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन करके पैराजोल्स डेरिवेटिव्स बनाए गए। तो ये था प्रीडीन्स के मेडिसिनल यूज। ओके, तो ये था 33 लेक्चर्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, जिसमें हम लोग बात करेंगे सिंथेसिस, रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ क्यूनोलिन की। तब तक जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको रिवाइज करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें वीडियोस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।